आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मैं हूं विनीता पाठक और कार्यक्रम का नाम है बचपन को जीने दो। कार्यक्रम की श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं सड़कों पर काम करते हुए बच्चों को, होटलों में बर्तन धोते, कूड़े के ढेर से कूड़े बीनते हुए और भीख मांगते हुए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, पर इनकी मजबूरियां इनका रास्ता रोक देती हैं। और अगर ये काम करना छोड़ भी दें तो भी स्कूल तक इनकी पहुंच और अन्य बच्चों की तरह पढ़ना लिखना इनके लिए आसान नहीं है। तो फिर इनके पास क्या विकल्प है? कैसे ये बच्चे स्कूलों तक पहुंचे और दूसरे बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी पाएं? ये एक कठिन चुनौती जैसा है। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने की परिकल्पना की। इस योजना का मकसद बाल श्रमिकों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में शामिल कराना है। इन्हें ओपन स्कूल या ओपन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है और ये ओपन स्कूल्स क्षेत्र के विभिन्न NGOs के माध्यम से चलाए जाते हैं। हम हल्द्वानी शहर की ऐसी 2 संस्थाओं धरोहर और वीरांगना में गए, जहां हमने बच्चों से, उनके टीचर्स या उनके मेंटोर से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि इन स्कूल्स में क्या होता है। तो आप भी सुनिए इन ओपन स्कूल्स के बारे में कि बाल श्रमिक बच्चे जो बाल श्रम से मुक्त कराए जाते हैं वो यहाँ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सीखते हैं और ये उनके लिए कितना बड़ा अवसर होता है। मेरा नाम पल्लवी जोशी है। मैं ये लामाचौड़ में रहती हूँ। मैं अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रही हूँ। मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हुई हूँ। मैंने देखा कि यहाँ बच्चे जो हैं वो कम एज के हैं। अभी इनको अभी से अगर समझाया जाए, सिखाया जाए तो ये आराम से अपने जो इन फ्यूचर है वो अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहती हूँ कि इनके पेरेंट्स से भी मिलकर बात की जाए और उन्हें भी समझाया जाए कि बच्चों के लिए जो स्टडीज़ हैं और ये जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी इसीलिए वर्क कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो एजुकेशन को छोड़ें ही ना, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो जो बच्चे हैं वो खुद ऑटोमेटिकली उस साइड को जाएंगे जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए, जैसे कि मजदूरी या फिर इस तरीके के जो बाल श्रम है वो मतलब वो जाना ही जाना है उनको। मैं यही चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो है वो बंद हो और जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी जाकर थोड़ी सी बातचीत की जाए, उनको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ज़्यादा जागरूक करें। हेलो, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं अभी MSW ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और मैं जॉब वर्क अभी धरोहर बाल आश्रय गृह में करता हूँ, जो बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सेवा प्रदान करता है। और जिसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चा गरीब है, स्कूल नहीं जा पाता है किसी कारण, तो उस बच्चे को जो है ओपन सेंटर में लाया जाता है। ओपन सेंटर में लाने के लिए जो है हमारे प्रयास हैं वो हम फील्ड वर्क करते हैं और मैं आउटरीच वर्कर हूँ और मेरे साथ भी और सहयोगी रहते हैं जो इस काम में मेरे साथ देते हैं। और इसके लिए जो है मैं जवाहर नगर हल्द्वानी रेलवे बस्ती के पास सर्वे करता हूं, जिसमें कुछ घुमंतु बच्चे मिलते हैं या फिर पढ़ने नहीं जाते हैं स्कूल, या कूड़ा बीनने में संलिप्त रहते हैं या फिर भीख मांगने में रहते हैं। तो उसको शिक्षा से जोड़ते हैं और उसे समझाते हैं या फिर घर जाके गार्जियन को बच्चे के लिए बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल भेजोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा और बच्चा जो है अच्छी शिक्षा लेगा। इसके लिए जो है हम धरोहर बाल आश्रय गृह से फील्ड वर्क में जाते हैं और ऑटो से बच्चों को धरोहर सेंटर में लाते हैं। बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया रहती है CWC के ऑर्डर के अनुसार और उसमें कानूनी प्रक्रिया भी सारी रहती है। बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन रहता है, आधार कार्ड और हर काम रहता है अपने बच्चों का। सुबह हम लाते हैं बच्चों को, तो उसमें सबसे पहले हम बच्चों को हाथ पैर धुलाते हैं और बच्चों की प्रार्थना रहती है सुबह की। उसके बाद बच्चों को नाश्ता कराया जाता है दिन का। धीरे धीरे लंच का टाइम हो जाता है, 1 बजे तक बच्चों को लंच किया जाता है और उसके बाद बच्चों की अदर एक्टिविटी जैसे डांसिंग
या फिर पोयम, अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है जिससे वो बच्चा आगे कुछ सीखे और पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य भी बनाए। हर चीज़ में बच्चों को हम इससे जो है जोड़ते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हमारे सामने काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं और ज़्यादातर वो जो हैं बच्चे उनके इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ बाहर से लोग आते हैं जॉब करने के लिए। आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पाते हैं, इसलिए बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं और उनके आधार कार्ड नहीं बने होते हैं, मम्मी पापा को ही आधार कार्ड नहीं बने होते हैं और बच्चों के स्कूल प्रवेश में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और हर परिवार में परिवार नियोजन की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन में क्या है ना, बच्चों में अंतर रखा जाता है। परिवार में हमने देखा है कि परिवार में 10-10 बच्चे होते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनको परिवार नियोजन की नॉलेज ही नहीं है। तो इसके लिए भी हम जो है उनके गार्जियन को धरोहर सेंटर बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं और हर बच्चे के बारे में जानकारी देते हैं और हर चीज़ के लिए उनको समझाते हैं कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब है तो आप बच्चों में अंतर रखिए और बच्चों को पढ़ाइए। आपके आगे इतनी समस्याएं आती हैं, समस्याएं इसी कारण आती हैं कि आप एक एक घर में बच्चे 10-10 पैदा कर दे रहे हो। आप अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने खुद सॉल्व करोगे, इसको देखोगे, तो ये समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। बच्चा पढ़ेगा भी और आगे जाएगा भी और बच्चा काफ़ी कुछ सीखेगा भी। और आपको जो है इसके बारे में खुद नॉलेज होना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और काम धंधे में ना जाए, फैक्ट्री में ना लगाए और भीख ना मांगे, किसी दुकान पे काम ना करे। इसके लिए जो है आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चों को भी आपको नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को आप पढ़ाइए, क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं तो इससे जो है बच्चा भी शिक्षित नहीं हो पाएगा, अशिक्षित ही रहेगा, इधर उधर ही जाएगा, कूड़ा बीनेगा और दुकानों पे काम करेगा। इससे जो है बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाएगा। मैम, मेरा नाम तुलिका नरियाल है। आप यहाँ धरोहर संस्था में काम करते हैं? हाँ जी, मैं यही काम करती हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है तुलिका कि आप बाल श्रम को लेकर क्या सोचते हैं कि बच्चे जिस हिसाब से आज की तारीख में भी छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, पढ़ाई और शिक्षा से और अपने बचपन से वो दूर हो जा रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या सोचती हैं? मैम, मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ बाल श्रम कराना छोटे छोटे बच्चों का, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इसको हम जैसे लोग जो है उनको इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए और पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई और ये सब चीज़ कराएं, जिससे कि वो बड़े होके अच्छे बने बच्चे। लेकिन हम भी मतलब अपने आसपास देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रम करा रहे हैं, लेकिन इसका विरोध हमें हमेशा करना चाहिए। तो अभी ये संस्था जो है धरोहर, ये किस तरीके से काम कर रही है? मैम, ये इस तरह से काम कर रही है कि जो बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, जैसे कूड़ा उठा रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों में ना जाके आप स्कूल पढ़ें, अच्छे बने और बड़े होके अपना नाम कमाएं, जिससे कि जो है दुनिया उनको उस तरह से देखे, ना कि इस तरह से देखे जिस तरह की उनकी कंडीशन है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे धरोहर संस्था के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बाल श्रम से मुक्त बच्चों के लिए चलाए जाने वाले स्कूल के बारे में बात की। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वीरांगना संस्था से पूनम बिनवाल जी को सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये विद्यालय कैसे चलते हैं, इनमें क्या किया जाता है और इनमें बच्चों को कैसे संभाला जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, वीरांगना के पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं, हमारे बच्चों की समस्या ये आती है एज वाइज। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे हैं छोटे, हमारे पास 10 साल के बच्चे भी आते हैं, 9 साल के बच्चे भी आते हैं। तो जब हम इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो टीचर हमसे ये कह देती हैं कि इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे अपनी एज से बढ़ के हैं। तो कहीं भी हम इन लोगों का एडमिशन करवाने जाते हैं तो इनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो हमें ये सरकार से या फिर स्कूल के जो भी संस्थापक हैं, जो भी हैं, उनसे हमें ये कहना चाहेंगे कि इन बच्चों का एज का जो आपने बनाया है, ये आप कम करके इन बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें और शिक्षा की ओर जागरूक करने के लिए इसका एक अभियान चलाएं। दोस्तों,
वीरांगना संस्था से ही आज हमारे साथ दीक्षा भी हैं। दीक्षा एक बहुत ही यंग कार्यकर्ता हैं और अपनी पढ़ाई के साथ ही इन्होंने इन बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के साथ कार्य करने का प्रयास किया है और इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो प्रयासरत हैं। तो सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं अपनी संस्था के बारे में और अपनी कठिनाइयों के बारे में भी। मेरा सबसे पहला सवाल जितने भी आधार कार्ड के लोग जुड़े हुए, जो आधार कार्ड सेंटर्स चलाते हैं, बनाते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए है। क्योंकि जितने हमारे पास बच्चे सारे के सारे आते हैं वो सारे माइग्रेंट्स हैं ऑलमोस्ट, जितने रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, चाहे वो गफूर बस्ती के हों, ढोलक बस्ती के हों, गौला बस्ती के हों, नेपाली बस्ती के हों, सारे के सारे माइग्रेंट्स हैं। तो उन सब का मेन जो प्रॉब्लम है वो आधार कार्ड है। क्योंकि हम लोग अगर बच्चों को पढ़ा लेते हैं, सब कुछ शिक्षा देते हैं, सारी नीड्स प्रोवाइड कर भी देते हैं, तो भी हम उन्हें कोई एक प्रॉपर बोर्ड की डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिस वजह से बच्चे अभी भी लैक रहते हैं, मतलब पीछे रह जाते हैं और सबसे। तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो है आधार कार्ड, इनके डॉक्यूमेंट्स ना कंप्लीट होना, जिस वजह से ये बच्चे ना स्कॉलरशिप ले पाते हैं, ना ये आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम बच्चों को थोड़ा बहुत हिम्मत दे के आगे बढ़ाते भी हैं कि बेटा तुम आओगे, पढ़ोगे तो कुछ कर पाओगे, वो फिर वो सोचते हैं कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इससे हमें क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है। क्योंकि वो प्रॉफिट से वो दूर रह पाते हैं, क्योंकि इनके आधार नहीं है, इनके स्थायी नहीं है, इनकी जन्म प्रमाण पत्र ही, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ का कि ये बच्चे कब पैदा हुए, ना इनके माँ बापों को याद है, ना कुछ याद है। माइग्रेंट्स होने की वजह से यहाँ का कोई इनको सपोर्ट करना चाहता नहीं है, इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया और उसको कोई देखना चाहता भी नहीं है, ना उनकी सुनना चाहता है। ये लोग आधार की लाइंस में लगते हैं या तहसील जाते हैं तो बातों को ठुकरा दिया जाता है कि ठीक है कल आना, परसों आना, या फिर नंबर लगेगा। तो सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास बच्चे लेके आते हैं, उसे कोई नहीं देखता, ना उसके बारे में सुनता है, ना समझना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस विषय में सरकार को या फिर जितने भी आधार से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उन सबको इस वजह सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये बच्चे पीछे रह जाएंगे, आखिरकार है तो देश का ही हिस्सा, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो, तो स्टेट वाइज ना करके इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोच के ऐसे बच्चों के लिए कोई एक प्रक्रिया निकाली जाए या फिर एक तरीका निकाला जाए जिनका इनका आधार या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, ताकि ये बच्चे और बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके और आगे बढ़ सके। आधार और एज कैटेगरी के अलावा भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे देखते हैं। अगर हम बच्चों को तैयार भी कर दें कि आप स्कूल चलो, क्योंकि आपको वहाँ सब कुछ प्रोवाइड होता है, आजकल सरकारी स्कूल में खाना तक प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उनके माँ बाप बच्चों को पीछे ढकेल देते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा वहाँ ना जाके थोड़ा दिन में इधर जाएगा, काम कर लेगा, वहाँ काम कर लेगा, 10-5 रुपये या 100 रुपये दिन के कमा के लेके आएगा तो उनका खाने की रोजी रोटी हो जाएगी। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि इन फ्यूचर अगर बच्चा यही करता रहा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे अपनी लाइफ में, चीज़ों को समझेगा कैसे। क्योंकि आजकल अगर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड ना करी जाए तो बच्चा पीछे रह जाता है, इस रीज़न की वजह से कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, ना उन्हें कोई अवेयरनेस है चीज़ों की, ना उन्हें किसी चीज़ की जानकारी है। इतने सारे अभियान चलते हैं सरकार की तरफ से, इतनी सारी कैंपेन्स प्रोवाइड की जाती है, बट मैं चाहती हूँ कि एक कैंपेन सिर्फ इनके पेरेंट्स के लिए स्पेशली की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए रेगुलर, कि बच्चों को समझाएं। क्योंकि बच्चे समझ भी जाएं तो पेरेंट्स उनको धकेलते हैं, और पेरेंट्स से हम लड़े या उनसे कुछ भी करें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें हमारी हेल्प पुलिस प्रशासन भी कर सकती है, वो हमारे साथ जाके उनके पेरेंट्स से बात करे, है ना। क्योंकि अगर हमारी हेल्प वो करेंगे तो ऐसा होता है हमारा दबदबा इतना नहीं है, पुलिस को देख के हर कोई डरता है, सोचता है कि हाँ हमें उनकी सुननी चाहिए, करना चाहिए। तो पुलिस हमारी बहुत हेल्प कर सकती है अगर वो रोज़ हमारे साथ कभी भी महीने में एक दिन किसी दिन निकाल के हमारे साथ चले, उनके पेरेंट्स से बात करें, उन्हें समझाए, बोले कि हाँ तुम बच्चों को भेजो। क्योंकि उनके डर से शायद उनके माँ बाप एक सही ओर चले, उसकी वजह से बच्चे भी आगे बढ़ सके। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमने अभी धरोहर और वीरांगना संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से जाना कि किस तरह बाल श्रम से मुक्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ने व आत्मनिर्भर बनाने का इन ओपन स्कूल्स में प्रयास किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण जैसी सुविधाएं दी जाती हैं और कुछ समय यानी 1 से 3 साल तक लगभग इन्हें यहाँ रखा जाता है और फिर सामान्य स्कूलों में इनका एडमिशन करवा दिया जाता है। सरकार ने बाल श्रम के बारे में कठोर कानून तो बनाए और बाल श्रम से मुक्त कराए जाने वाले बच्चों की शिक्षा सही से हो सके, इसके लिए NGOs के माध्यम से ऐसे ओपन स्कूल खोले जिसमें बच्चे शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकें। लेकिन दोस्तों, तब भी कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं
और हर बच्चे को उनकी बुनियादी अधिकार नहीं मिल पाते हैं। और आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि सरकार, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, परिवार और समुदाय सभी एक साथ मिलकर इस समस्या से लड़ने का प्रयास करें, तभी हम अपने हर बच्चे के सपने को पूरा करने का मौका उसे दे पाएंगे। तो इस एपिसोड में आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहां कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098 पर।